प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रीपोजिशन में इनटू का मतलब होता है गतिशील या प्रवेश करना। जैसे मैं कहीं से, मतलब जैसे मैं घर पे जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू हाउस होता है ना। और मैं घर में जाकर यदि किसी रूम में, किचन में उसी टाइम पे प्रवेश कर जाता हूँ तो इनटू द किचन होगा, इनटू द रूम होगा। मतलब क्या है सर, कोचिंग सेंटर से यदि मैं घर जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू हाउस फ्रॉम द कोचिंग सेंटर। और जैसे ही मैं अपने बेडरूम में जाता हूँ तो इनटू का प्रयोग होता है, इनटू बेडरूम। और बेडरूम से निकलकर यदि मैं किचन में चला जाता हूँ तो इनटू किचन, यानी इनटू प्रवेश करने के लिए, यानी गतिशील प्रवेश करने के लिए हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्योर द मिल्क इनटू द ग्लास, यानी कि जो ग्लास है तो ग्लास में क्या डाला जा रहा है, दूध डाला जा रहा है ना, दूध। यानी कि दूध जब ग्लास में जाता है तो प्रवेश कर रहा है, तो उसमें भी हम लोग इनटू का प्रयोग कर रहे हैं। वो कमरे में जा रहा है, वो का मतलब वह है, वह कमरे में जा रहा है। ही इज गोइंग इनटू द रूम। देखिए घर पे जाएगा तो टू का प्रयोग होगा, बट किसी रूम में प्रवेश करेगा तो इनटू का, क्योंकि वो गतिशील होगा। किसी भी विषय की गहराई में जाना चाहिए, ट्राई टू गो इन टू द डीप ऑफ द टॉपिक्स। यहाँ पर गहराई में भी जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। मान लीजिए किताब पढ़ते पढ़ते आप उसके गहराई में जा रहे हैं, उस कहानी, उस थॉट के गहराई में जा रहे हैं, तो इसके लिए भी हम किसका प्रयोग करने वाले हैं, इनटू का। उसने नदी में डुबकी लगाई, सी डाइव्ड इनटू द रिवर, यानी उसने नदी में क्या की, डुबकी लगाई। इस समस्या का हल निकालिए, प्लीज लुक इनटू द मैटर, प्लीज लुक इनटू द मैटर। यहां भी इस मैटर से पहले हम लोग किसका प्रयोग किए हैं, इनटू का प्रयोग किए हैं। इनटू किसी भी समस्या, किसी भी चीज में प्रवेश करना, या शीघ्रता के साथ या गतिशीलता के साथ आपको यदि लगे तो ऐसे जगह प्रीपोजिशन में हम इनटू का प्रयोग करेंगे। थॉट का मतलब क्या होता है, थॉट का मतलब होता है से, किसी चीज के आर पार यदि हम करें तो, सॉरी थ्रू हो गया, थॉट नहीं है, थ्रू। तो थ्रू हम लोग किसके लिए करते हैं, किसी चीज के आर पार करने के लिए, है ना। टू सी थ्रू द सम ऑब्जेक्ट। जैसे चूहा छेद से चुपके से निकल रहा है। अब चूहा जो है, चूहा कहाँ से निकल रहा है, तो चूहा छेद से निकल रहा है, मतलब निकलने का उसका मूवमेंट कहाँ से है, तो थ्रू, है ना। थ्रू कहां से, होल, यानी थ्रू द होल, यानी कि छेद से निकल रहा है। तो द माउस इज ए सिंकिंग थ्रू द होल, यानी कि चूहा कहां से निकल रहा है, छेद से निकल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं खिड़की से देख सकता हूं क्योंकि ये पारदर्शी है, यानी आर पार दिखता है, खिड़की के इस पार भी दिखता है, खिड़की के उस पार भी दिखता है। तो ऐसे जगह पे हम क्या बोलेंगे, आई कैन सी थ्रू द विंडो एज इट इज द ट्रांसप्लेंट, यानी कि आर पार दिख रहा है सर। अब यहां पर देखिए, मैं इस पाइप में से तेरे को देख सकता हूं, तो देख सकता हूं तो आई कैन सी, तुम्हें देख सकता हूं तो आई कैन सी यू, है ना। थ्रू दिस पाइप जो होता है, तो पाइप में हम यदि देख सकते हैं तब किसके थ्रू देख रहे हैं, हम किसकी मदद से देख रहे हैं, तो हम पाइप के मदद से देख रहे हैं, तो थ्रू द पाइप। मैं तुमको, है ना, जैसे कि आप लोग हमको यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते हुए देख रहे हैं, तो यू कैन सी या फिर यू कैन स्टडी ऑफ द इंग्लिश ग्रामर ऑफ प्रीपोजिशन थ्रू द मोबाइल फोन, थ्रू द लैपटॉप, यानी कि यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है तो आप किसके मदद से देख रहे हैं, तो थ्रू द लैपटॉप, थ्रू द मोबाइल फोन से, ठीक है। मैं खिड़की से झांक रहा हूं, यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया हमसे, मैं खिड़की से झांक रहा हूं, ठीक है, मैं खिड़की से झांक रहा हूं। तो आई एम पीपिंग का मतलब होता है झांकना। आप लोग ये नहीं जानते हैं तब कॉपी पे नोट कर सकते हैं, पीपिंग का मतलब होता है झांकना। आई एम पीपिंग थ्रू द विंडो, कहाँ से झांक रहे हैं, किसके मदद से झांक रहे हैं, तो आप लोग पीपिंग के, यानी कि जो खिड़की होता है तो खिड़की के मदद से आप लोग पीपिंग कर रहे हैं, यानी कि झांक रहे हैं, ठीक है। यहां पर एक और सेंटेंस है, इस झरझरी दीवार से पानी जा रहा है, झरझरी दीवार, यानी कि द वाटर इज ए पासिंग थ्रू दिस द पोरस वॉल का मतलब होता है झरझरी दीवार, जो दीवार थोड़ा खराब हो जाता है, जिसमें टूट फूट जाता है, क्रैक आ जाता है, उस दीवार को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोपस, ठीक ना, प्रोपस वॉल बोलते हैं। प्रोपस वॉल का मतलब होता है झरझरी या खराब कंडीशन में जो दीवार होता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए वर्ड पावर भी आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वॉल का मतलब दीवार और
प्रोपर्स का, ठीक ना, प्रोपर्स का मतलब होता है झरझरी यानी खराब अवस्था में दीवार। एक और सेंटेंस हम लोग यहां पर लेंगे, मैं एक गली से गुजर रहा था। एक गली से मैं क्या कर रहा था, गुजर रहा था। गुजरने का पास होता है, बट यहाँ पर रहा रही के वजह से पासिंग आ जाएगा। आई वॉज पासिंग थ्रू ए स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब होता है गली। स्ट्रीट का मतलब क्या होता है, गली। मैं इस मोहल्ले से गुजर रहा था, तो आई वॉज पासिंग थ्रू ए वार्ड। वार्ड का मतलब क्या होता है, मोहल्ला। ठीक है, चलिए इसी प्रकार यहां पर एक सेंटेंस है कि हम भूमिगत रास्ते से गए हैं, यानी कि जो रास्ते बनाए गए हैं भूमिगत, उन्हीं रास्तों के थ्रू हम गए हैं वहां से। तो हम का स्पेलिंग वी होता है, देखिए यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसकी वजह से V2 वर्ड लगा है गो का। वी वेंट थ्रू द शोबे। शोबे का मतलब होता है शोबे, यानी कि जो रास्ते जो बनाए गए हैं, जैसे रोड या गली जो बनाए गए हैं उसको हम लोग शोबे बोलते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए कार टनल से गुजर रहा है। जो टनल होता है तो टनल से क्या हो रहा है, गुजर रहा है। तो द कार इज ए पासिंग थ्रू ए टनल। आ रहा है समझ में? आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे मोड़ से या रोड से। हाँ चलो, मोड़ से कार मेरी गुजर रही है तो बोलो द कार इज ए पासिंग थ्रू द। अब मोड़ का क्या होता है, टर्न होता है, टर्नल या टर्न। ठीक है, हवाई जहाज पहाड़ों के बीच से गुजर रहा है। अब ऊपर ऊपर हवाई जहाज उड़ता है पहाड़ से, देखिएगा तो लगेगा कि पहाड़ों के बीच बीच में दो पहाड़ है, ऊपर से देख रहे हैं नीचे से ऐसे आप कि पहाड़ों के बीच से गुजर रहा है ऊपर ऊपर, है ना। उसके लिए बोल सकते हैं द एरोप्लेन वाज गोइंग थ्रू द माउंटेन, यानी माउंटेन से होके गुजर रहा है, बादलों को चीरते हुए होके गुजर रहा है। तो बोल सकते हैं द एरोप्लेन वाज गोइंग थ्रू द क्लाउड। थ्रू द क्लाउड यानी बादलों से होके गुजर रहा है। ठीक है, मेरा दोस्त मेरे घर से होके गुजर रहा है। माई फ्रेंड इज गोइंग थ्रू माई हाउस, थ्रू माई क्या बोलते हैं, बरांडा। आपका बरांडा हो सकता है कि बड़ा हो, आपने रोड पर भी कब्जा कर लिया हो अपने बरांडा के थ्रू, है ना, तो वैसे जगह पे हो जाएगा। ठीक है, जो भी जैसे मैं बोलता हूं कि क्लासेस में जो बच्चे टॉप करते हैं तो वो कठिन मेहनत से ही गुजरते हैं। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि हु वाज द क्वालिफाइड एंड टॉपर स्टूडेंट्स टू थ्रू द हार्ड वर्क, यानी हार्ड वर्क के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, वो टॉपर कर सकते हैं या सक्सेस हो सकते हैं अपने लाइफ में। मैं मुश्किल वक्त में गुजरा हूं, मैं मुश्किल वक्त में गुजरा हूं, यहां भी देखिए ये थ्रू का आ रहा है। आई हैव गॉन थ्रू ए टॉफ टाइम या फिर डिफिकल्ट टाइम या फिर हार्ड टाइम, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये मुश्किल वाला वक्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो हम लोग का है, ये हम लोग का है एक क्रॉस का। एक क्रॉस का मतलब क्या होता है, एक क्रॉस का मतलब होता है पार, यानी यहां से वहां हम कर दें तो इसको क्या बोलेंगे, एक क्रॉस बोलेंगे सर। ठीक है, एक क्रॉस किसी भी चीज के पार, यानी अक्रॉस समथिंग। नदी के उस पार एक गांव है, बहुत बढ़िया बात है। नदी के उस पार जब कुछ भी नहीं मिलता है तो हम आपको पहले भी ग्रामर में सिखाया है, जैसे हम एक गांव से स्टार्ट करेंगे, जैसे नदी के उस पार एक गांव है तो सब्जेक्ट कहां से स्टार्ट होता है, एक गांव से स्टार्ट होता है। नदी तो एक मूवमेंट है वहां पर, है ना। तो एक गांव को हम लोग सर इंग्लिश में बोलते हैं देयर इज ए विलेज, देयर इज ए विलेज, देयर इज ए विलेज। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि देयर इज ए विलेज अक्रॉस द रिवर, या आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि देयर इज ए रिवर, देयर इज ए रिवर, वहां एक नदी है। देखिए नदी के सेंस में बनाया जा रहा है यहाँ पर कि देयर इज ए रिवर अक्रॉस द विलेज, दोनों सही है। आप ऐसे बोल सकते हैं देयर इज ए विलेज अक्रॉस द रिवर, ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका सही है क्योंकि पहले हम इसी को बनाते हैं। ठीक है, रोड के उस पार मेरी दुकान है, देयर इज माई शॉप, पहले मेरी दुकान को बनाएंगे, देयर इज माई शॉप। पार के लिए हम लोग यूज कर देंगे क्रॉस को, और रोड के यानी कि द रोड, समझ में आ रहा है, द रोड। के लिए आप यहां पर क्रॉस ऑफ द रोड भी बोल सकते हैं, कोई आपका गलत नहीं होगा यहां पर। इस बाधा को पार करना बहुत ही कठिन है, इट इज सो डिफिकल्ट टू गो अक्रॉस द हार्डल, ठीक ना। हार्डल का मतलब होता है यहां पर बाधा, हार्डल का मतलब क्या होता है, बाधा या परेशानी। खेत के पार एक शहर बसा है, बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले हम एक शहर बसा है को बनाएंगे, क्योंकि एक जहां से मिलता है उसी को बनाना पड़ता है विदाउट सब्जेक्ट। ए सिटी एक शहर, ए सिटी इज एस्टैब्लिश्ड, बसा, स्थापित, इस सब के लिए एक ही वर्ड होता है एस्टैब्लिश्ड। ठीक है,
ए सिटी इज एस्टैब्लिश्ड, पार के लिए अक्रॉस और खेत के लिए द फील्ड। ए सिटी इज एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस द फील्ड, ठीक है। पहाड़ के उस पार नदी बहती है, पहाड़ के उस पार नदी बहती है। ए रिवर फ्लो, ए रिवर फ्लो, यहां पर ये थर्ड पर्सन है जिसके वजह से हम V5 का यूज किए हैं। ए रिवर फ्लो अक्रॉस द हिल्स, हिल्स का मतलब होता है पर्वत, जैसे आप जानते हैं का प्रयोग समझते हैं। बियॉन्ड किसके लिए होता है सर, ठीक है। बियॉन्ड का मतलब होता है के पार, एक क्रॉस का मतलब भी होता है पार, लेकिन बियॉन्ड का मतलब भी होता है के पार। दोनों में क्या अंतर है? जो दिखे ना, जो दिख ना रहा हो लेकिन वो पार हो, जो दिख ना रहा हो यानी कि इनटेंजिबल हो, वो बियॉन्ड के सेंस में उसका प्रयोग होगा सर। जैसे इस घर के उस पार एक गुफा है, दिख तो नहीं रहा है, इस घर के उस पार गुफा है, दिख रहा है तो हम लोग एक क्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं, या उस पार है, रोड के उस पार, नदी के उस पार, पहाड़ के उस पार या घर के उस पार गुफा है, तो ऐसे जगह पे हम एक क्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बियॉन्ड का प्रयोग करना होगा क्योंकि वो हिडन है। इस घर के उस पार एक गुफा है, देखिए एक गुफा है, देयर इज ए हाउस, देयर इज ए हाउस, या फिर गुफा को भी पहले बोल सकते हैं केव, देयर इज ए केव बियॉन्ड दिस हाउस, या फिर ये भी ठीक है, देयर इज ए हाउस बियॉन्ड द केव, बियॉन्ड दिस केव। केव का मतलब गुफा। उस दीवार के उस पार क्या है, यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस दीवार के उस पार क्या है। तो क्या है को पहले हम व्हाट इज से सेंस में लेंगे। यहां पर व्हाट इज देयर बियॉन्ड दैट वॉल, व्हाट इज देयर बियॉन्ड दैट वॉल, वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार। आसमान के उस पार क्या है, ये भी यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो व्हाट का प्रयोग करेंगे। व्हाट इज बियॉन्ड द स्काई, मतलब होता है ना कि भाई आसमान के उस पार क्या है, आसमान तो दिख रहा है, बादल के ऊपर आसमान है, आसमान के ऊपर क्या है, तो व्हाट इज बियॉन्ड द स्काई। चांद के ऊपर क्या है, व्हाट इज द बियॉन्ड ऑफ मून, क्योंकि हमें वहां तक ही दिख रहा है, उसके बाहर हमें नहीं दिख रहा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे। और यदि हमें दिख रहा है कि बादल के उस पार आकाश है, तो बोल सकते हैं कि क्लाउड बियॉन्ड, क्लाउड इज बियॉन्ड द स्काई, बियॉन्ड या फिर क्रॉस, बियॉन्ड इज रॉन्ग आंसर। बोलेंगे कि द क्लाउड इज अक्रॉस द स्काई, क्योंकि बादलों के उस पार हमें आकाश दिखा तो अक्रॉस, नहीं दिखा तो बियॉन्ड। समझ में आ रहा है? क्या तुम अभी उन पहाड़ियों के उस पार गए हो, है ना, तो हैव यू एवर गॉन बियॉन्ड दोज हिल्स। यहां भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या के सेंस में, तो ये भी हमारा आया यहां पर। इस जगह के उस पार कुछ दिखाई नहीं देगा, बहुत बढ़िया बात है, बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे हम भाई। इस जगह के उस पार दिखाई नहीं देगा। देयर इज नथिंग, यहां पर नहीं के लिए नॉट नहीं, नथिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। देखिए तीनों में अंतर होता है आपका जो नो होता है ना, नो का मतलब अलग निकलता है, नॉट का मतलब अलग है। इन सबका मतलब अलग अलग होता है। नो का मतलब होता है साफ साफ मना करना, नॉट का मतलब होता है ठीक है मना कर दिए एक बार, नथिंग का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है, तीनों चारों का सेंस अलग अलग निकलता है। अब यहां पर देखिए, देयर इज नथिंग विजिबल बियॉन्ड दिस द पॉइंट, देयर इज नथिंग विजिबल बियॉन्ड दिस पॉइंट। यहां पर क्या हो गया, पॉइंट का मतलब उस पार, यानी इस जगह के उस पार कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम ऐसा वर्ड यूज कर देंगे। अब हम लोग एक और प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, वाई, मतलब कि VIA, वाई, विया इसको बोलते हैं, विया भी बोलते हैं, वाया भी बोलते हैं इसको, कोई विया बोलता है कोई वाया बोलता है। ये प्रीपोजिशन थोड़ा टफ प्रीपोजिशन है, जो बैंकिंग एवं अन्य कंपटीशन लेवल पर पढ़ाया जाता है। इंटर में अभी तक इसका कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी हमको लगा कि बच्चों को एक आध हम हर टॉपिक में एडवांस बता ही दे देते हैं। तो विया या वाया के रास्ते से या उसके माध्यम से, जैसे यह बस कानपुर से होते हुए सहारनपुर जाएगी। अब होते हुए जैसे होता है ना कि मैं क्लासेस जाते हुए मैं सब्जी भी लेते आऊँगा, है ना, मैं शाहपुर जाते हुए मैं वहाँ से कुछ फल खरीद लूँगा,
मैं पटना जाते ही मैं पटना से आते हुए मैं वहाँ से पापा बिस्कुट ले लूँगा। कुछ भी एनीथिंग वो सेंस आ रहा है आपको, जिसमें के रास्ते या के माध्यम के थ्रू आप जा रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा वर्क भी कर रहे हैं उसमें। जैसे यह बस कानपुर से होते हुए, यानी कानपुर में तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन कानपुर से उसी रास्ते से होते होते वो कहाँ जाएगी, वो सहारनपुर भी होते हुए जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विया का प्रयोग करते हैं। दिस बस विल गो, देखिए कितना आसान है, जाएगी को विल से प्रयोग करेंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। यह बस, देखिए इसको हम ध्यान से, आप ऐसा सेंटेंस बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। यह बस, दिस बस जाएगी, विल गो टू, कहाँ से भाई, सहारनपुर से, ये हाँ कानपुर से सहारनपुर, ये लखनऊ, मिस्टेक हमको टाइपिंग मिस्टेक हो गया, लखनऊ हो गया था यहाँ पर, ठीक है। तो दिस बस विल गो टू लखनऊ विया सहारनपुर, आप यहाँ पर सुधार लीजिएगा, यहाँ पर कानपुर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, और टाइपिंग मिस्टेक है मेरा। दिस बस इज गो टू कानपुर वाई सहारनपुर। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये बस, ये जो बस है, तो ये जो बस है तो शाहपुर होते हुए ब्रह्मपुर जाएगी, शाहपुर होते हुए ब्रह्मपुर जाएगी। कोई आरा से कोई बस आ रही है तो शाहपुर होते हुए ही ब्रह्मपुर जाएगी, तो बोलेंगे दिस बस विल गो टू शाहपुर विया ब्रह्मपुर। आपका वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस आपका सर सही हो जाएगा। मैंने एयर ड्रॉप से उसे एक तस्वीर भेजी, यहाँ पर भेजी वर्ड है, मैंने एयर ड्रॉप से एक तस्वीर भेजी, तो मैंने को बोलते हैं आई, भेजने का होता है सेंड, उसे का होता है हिम, और एक तस्वीर का होता है ये पिक्चर। विया एयर ड्रॉप, यानी कि मान के चलो कि मैंने उसे फेसबुक से या व्हाट्सअप से एक तस्वीर भेजी, तो से का सेंस आ रहा है, उसी के सहारे, उसी के मदद से हम लोग भेजें, तो के सहारे से ऐसा उच्चारण होता है विया में। तो बोलेंगे आई सेंड हिम ए पिक्चर थ्रू द व्हाट्सअप, या फिर आई सेंड हिम ए पिक्चर विया द व्हाट्सअप। थ्रू लिखेंगे समझ जाएगा कि थ्रू है, बहुत लोग समझ में आ जाएगा, लेकिन जैसे विया वर्ड लिखिएगा जो हुआ जाएगा, वो जिसका इंग्लिश एडवांस होगा वो समझ जाएगा कि अच्छा विया लिख रहा है, उसी के थ्रू आया है, मतलब समझ में आ रहा है ना। जो नहीं समझेगा जैसे, चलिए, हम नागपुर से होते हुए मुंबई आएंगे या फिर जाएंगे, तो सर आएंगे, तो आएंगे का क्या होता है, वी विल कम, आएंगे, अच्छा आए हैं, आए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है सर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो वी केम नहीं, वी केम टू मुंबई विया नागपुर, और यही मैं बोलूँ कि हम नागपुर से होते हुए मुंबई जाएंगे, तो वी विल गो मुंबई विया कानपुर। समझ में आ रहा है। तुम खत को स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो, यू कैन सेंड ए लेटर विया ए स्पीड पोस्ट, you can send a letter via स्पीड पोस्ट। समझ में आ रहा है ना। आप कुरियर से अपना सामान मंगा सकते हैं, यू बाई या फिर परचेज फ्रॉम द फ्लिपकार्ट विया कुरियर। समझ में आ रहा है ना, विया कुरियर। अब विया समझ में आ गया, विया दिया कौन सा है, ठीक है। चलो अपोजिट का मतलब होता है ठीक सामने लेकिन उल्टा, यानी ठीक उसके सामने हो सकता है। आप मेरे अपोजिट बैठे हो, यू सिट ऑन माई अपोजिट, आप जो बैठे हुए हैं, यू सिट ऑन द चेयर ऑन माई अपोजिट, यानी मेरे आप अपोजिट बैठे हैं नहीं बैठे। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं तो आप लोग मेरे अपोजिट बैठे, तो यू सिट ऑन द डेस्क माई अपोजिट। चलिए अब यहां पर समझिए, उल्टी तरफ या दूसरे तरफ का सेंस होता है अपोजिट में। खेल का मैदान तुम्हारे घर के सामने है। बहुत अच्छी बात है कि जो फील्ड है, जो प्लेग्राउंड है, वो तुम्हारे घर के अपोजिट में है ना। तो द प्लेग्राउंड इज अपोजिट योर हाउस, द प्लेग्राउंड इज अपोजिट योर हाउस। तुम्हारे घर के सामने, मतलब करो, तुम्हारे घर के सामने एक स्कूल है, तुम्हारे घर के सामने स्कूल है, या तुम्हारा घर इस टाइप पे है और स्कूल दूसरी ओर है, यानी एकदम आमने सामने है, तो उसकी जगह पे क्या करेंगे, योर हाउस इज अपोजिट टू योर स्कूल, या फिर टू द स्कूल। कोई तुम्हारा स्कूल नहीं है तो टू द स्कूल, तुम्हारा स्कूल है तो योर स्कूल, ठीक है।
मेरे कोचिंग के सामने श्री कंप्यूटर सेंटर है, तो लिखेंगे माई कोचिंग इज अपोजिट टू श्री कंप्यूटर, माई कोचिंग इज अपोजिट टू श्री कंप्यूटर। समझ में आ रहा है ना। अंकुश के घर के सामने कौन सा अल्ट्रासाउंड है? संकट अल्ट्रासाउंड है, कोई अल्ट्रासाउंड, आदि अल्ट्रासाउंड है, तो लिखेंगे अंकुश हाउस, अंकुश पोस्ट ऑफिस इसका प्रयोग कर देंगे, अंकुश हाउस इज अपोजिट टू आदि अल्ट्रासाउंड, टू आदि अल्ट्रासाउंड। समझ में आ रहा है ना। चलो उसके बाद देखो खेल का मैदान। अच्छा यहाँ पर देखिए, मैं अध्यापक के सामने खड़ा हूं, मैं अध्यापक के सामने खड़ा हूं, तो हम लोग एक दूसरे के सामने खड़े हैं कि नहीं खड़े? प्लस में उल्टा भी हम एक दूसरे से खड़े हैं, क्योंकि मेरा राइट हैंड इस साइड में होगा तो उनका उस साइड में होगा, ये भी समझने लायक है। आई वॉज स्टैंडिंग, खड़ा होने का क्या मतलब होता है? स्टैंडिंग। आई वॉज स्टैंडिंग अपोजिट द टीचर, अपोजिट द टीचर, मैं टीचर के सामने क्या हूं? खड़ा हूं। कारखाना हॉस्पिटल के सामने है। द फैक्ट्री इज स्टैब्लिश्ड, द फैक्ट्री इज स्टैब्लिश्ड अपोजिट द हॉस्पिटल, यह स्थापित नहीं है तो ऐसे बोल दीजिए द फैक्ट्री इज अपोजिट द हॉस्पिटल। कोई प्रॉब्लम? वह घर पहाड़ी के सामने है, वह घर कहाँ है? पहाड़ी के सामने है। दैट हाउस इज अपोजिट द हिल्स, या टू द हिल्स। सही है आपका? समझ में आ रहा है सब? कितना आसान प्रीपोजिशन है ये। प्रीपोजिशन ही चार चांद लाता है ग्रामर में, इसको अवॉइड मत कीजिएगा कभी भी। ज्यादा है लेकिन समय लगेगा, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब और 2 दिन चलेगा, उसके बाद कंप्लीट है आपका सिलेबस के अनुसार। एबव, एबव का मतलब होता है, अब हम लोग एबव का प्रयोग सीख रहे हैं, हल्ला मत कीजिए। एबव किसी रिफरेंस पॉइंट या फिर लेवल के ऊपर, हाइगर देन या रिफरेंस पॉइंट ऑफ लेवल होता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं सर? तो एबव जो होता है किसी भी पॉइंट या लेवल के ऊपर को दिखाने के लिए हम लोग एबव का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे मेरा शहर समुद्र तट से 200 मीटर 2000 मीटर ऊपर स्थित है। बहुत बढ़िया बात है कि बाढ़ आएगा तो जल्दी नहीं डूबेगा आपका घर। तो माई सिटी, मेरा शहर, माई सिटी इज 2000 मीटर एबव द सी लेवल, यानी कि समुद्र की जो तट है या फिर समुद्र का जो लेवल है उससे 2000 फीट क्या है? ऊपर है। तो माई सिटी इज 2000 मीटर एबव द सी लेवल। उसका नाम स्मृति के नाम से लिस्ट में ऊपर है। जैसे मान लीजिए कि कोई रिजल्ट आता है, जैसे मान के चलते हैं कि कोई भी एक रिजल्ट, एसएससी का एक रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में मेरा जो लिस्ट में नाम है वो स्मृति के नाम से ऊपर है। ये तो खुशी वाली बात है कि भाई ऊपर नाम है लिस्ट में, नहीं बढ़िया टॉप किए हैं। तो हिज नेम, उसका नाम, हिज नेम, यदि मेरा नाम रहेगा तो माई नेम है ना, हिज नेम इज एबव स्मृतिश नेम ऑन द लिस्ट। यदि मेरा रिजल्ट उससे ज्यादा बेटर है तो उससे ऊपर है, तो माई नेम इज एबव हिज नेम ऑन द लिस्ट। जैसे मैं बोल रहा हूं यहां पर कि अंकुश बोल रहा है कि शिवम से मेरा रिजल्ट अच्छा है, तो बोलेगा अंकुश, जैसे अंकुश का कंपेयर कर रहे हैं तो अंकुश इज एबव शिवम्स ऑन द लिस्ट, शिवम ऑन द लिस्ट। आप सिंपल में इसको बोल सकते हैं। केवल उसका सिर पानी के ऊपर था, केवल उसका जो सिर था वो पानी के ऊपर था, नहीं एबव था, बच गया बेचारा। तो बोलेंगे ओनली हर हेड, उसका सिर पानी से ऊपर था। यहाँ पर हर या हिज का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का सही बोध नहीं हो रहा है यहाँ पर। ओनली हिज हेड या फिर हर हेड वॉज एबव वाटर, यानी पानी से क्या था? ऊपर था। टाइटैनिक मूवी देखे हैं, उसका जो सिर था वो पानी से ऊपर था, बाकी सब तो डूब ही गया था, ठीक है। तो ओनली हिज हेड या हर हेड वॉज एबव द वाटर। ज्ञान सबसे ऊपर है। नॉलेज इज एबव ऑल, नॉलेज इज एबव ऑल। बीकॉम इज एबव द इंटर। आ रहा है समझ में ना। आप बोल सकते हैं क्लास 10 इज एबव टू 8, 8 के कंपेयर में क्या है? ऊपर है। समझ में आ रहा है ना। आउट ऑफ, अब यहां पर हम लोग पिछले क्लासेस में आउट का प्रयोग पढ़ा था। आउट का मतलब होता है बाहर, लेकिन आउट ऑफ का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर निकलना। आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर निकलना। किसी जगह को छोड़कर यदि हम जाएंगे तो हम उस जगह को आउट ऑफ से प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रॉम कहेगा, फिर हम लोग कौन है?
कुछ दिन पहले बताए थे कि फ्रॉम होता है पटना, फ्रॉम टू आरा, फ्रॉम पटना टू शाहपुर, तो फिर हम लोग कौन है सर। ध्यान से सेंटेंस को पढ़िएगा तो आपको ये सेंस निकलेगा कि अभी ये काम परफेक्ट में, कॉन्टिन्यूअस में या पास्ट में हो रहा है ना, फ्रॉम के प्रयोग से हटकर। तुम ऑफिस से बाहर निकल रहे हो, यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर ऑफिस, आउट ऑफ योर ऑफिस, यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर ऑफिस। वह मुंबई से बाहर जा चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें हैज हैव का प्रयोग होता है। सी हैज गॉन आउट ऑफ द मुंबई, सी हैज गॉन आउट ऑफ द मुंबई। ठीक है, क्या तुम अपने घर से बाहर आओगे, वुड यू कम आउट ऑफ योर हाउस। वुड का प्रयोग यहाँ पर चुनाव के लिए, इच्छा जाहिर करने के लिए भी होता है, आपको हम मॉडल में पढ़ाए थे। वुड यू कम आउट ऑफ योर हाउस, क्या तुम अपने घर से बाहर आओगे। अब किसी दोस्त को घर से बाहर बुलाना होगा और आप इंग्लिश ज़्यादा बोलना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि हम इंग्लिश में ही बुलाएं उसको, तो बोलिएगा वुड यू कम आउट ऑफ योर हाउस। वुड यू, देखिए ध्यान से समझ लिए, वुड यू कम आउट ऑफ योर हाउस। समझ में आ गया। जैसे कोई आपका दोस्त है किसी दूसरे कोचिंग सेंटर में पढ़ता है और आप उसको इंग्लिश में बुलाना चाहते हैं, तो कैसे बोलिएगा, वुड यू कम, वुड यू तुमको है तो वुड यू कम आउट ऑफ योर कोचिंग, आउट ऑफ योर कोचिंग। यदि आप उसको बुलाना चाहते हैं तो वुड यू नहीं बोलेंगे, वुड सी बोलेंगे, वुड सी कम आउट ऑफ योर कोचिंग, ये आउट ऑफ योर स्कूल। ठीक है, मेरे कॉलेज से बाहर घूमना क्या है, मना है। देखिए बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट किया गया है, मना किया गया है घूमने के लिए। मेरे कॉलेज से बाहर घूमना क्या है, मना है। आई एम नॉट सपोर्टेड टू गो आउट ऑफ कॉलेज, गो आउट ऑफ कॉलेज। या इतना नहीं बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आई स्ट्रिक्ट या रिस्ट्रिक्शंस, ठीक ना। आई रिस्ट्रिक्शंस गो आउट ऑफ द कॉलेज, मुझे कॉलेज से घूमने के लिए मना किया गया है या प्रतिबंध किया गया है। तो आई, ठीक है ना, आई रिस्ट्रिक्टेड, V2 वर्ड प्रयोग कर दीजिएगा, आई रिस्ट्रिक्टेड आउट ऑफ द कॉलेज। मेरा देश से बाहर जाने का मन नहीं है। बहुत बढ़िया बात है भाई, मन नहीं है तो आई डोंट वॉन्ट गो आउट ऑफ द कंट्री। आई के साथ डू का प्रयोग होता है जो नहीं के लिए नॉट लग गया है। आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट ऑफ द कंट्री। अब देखिए स्मार्ट क्लासेस में आप इतनी संख्या में अब सीखेंगे, इतनी संख्या में जब इसी आउट ऑफ का प्रयोग थोड़ा काउंटेबल नाउन में हो जाए तो आप क्या कीजिएगा सर इसके लिए। तो इतनी संख्या में आउट ऑफ द सर्टेन नंबर के लिए क्या करेंगे, 40 में से 7 विद्यार्थी हैं, जैसे अभी है ना कि 40 में से 7 विद्यार्थी हैं। एक एग्जांपल है, देयर इज ओनली 7 स्टूडेंट आउट ऑफ 40। जैसे हमारे इस इंग्लिश बैच पे मान के चलिए 30 स्टूडेंट है तो बोलेंगे कि देयर इज ओनली 7, कितना है, 6 है, देयर इज ओनली 6 स्टूडेंट आउट ऑफ द 30। क्यों, क्योंकि आज सर छुट्टी मना रहा है सब। ठीक है, अब समझ में आ गया ना। कभी भी बोलना है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा है और वो जो वेटर होते हैं काम करने के लिए, आपने 15 वेटर को बुलाया था लेकिन आए हैं केवल 8 ही आए हैं या केवल 7 ही वेटर आए हैं, तो बोलिएगा वहां पर देयर आर ओनली 8 आउट ऑफ द 15। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, क्लियर हो रहा है ना। हमने जैसे मान के चलिए कि हमने 100 लोगों को बुलाया लेकिन उसमें केवल 25 लोग ही आए, तो बोलेंगे देयर आर ओनली 25 आउट ऑफ द 100। समझ में आ रहा है ना। आपने कभी कैशियर से अपना कैश विथड्रॉ करवाया, पैसा ले लिया, लेकिन आपको उसने 100 का नोट 100 नहीं देकर 99 ही दिया, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, बोलेंगे कि देयर इज नॉट परफेक्ट। बोलिएगा पहले इट इज नॉट परफेक्ट दिस बंडल या फिर दिस कैश देयर इज ओनली 19 आउट ऑफ द 100। इसका मतलब क्या होता है कि एक उसमें से क्या है, कम है। समझ में आ रहा है ना। आपको मान लीजिए कोई बोला कि हम आपको कल 2 चॉकलेट खिलाएंगे लेकिन आपको एक ही चॉकलेट खिला दिया, तो उसके लिए क्या बोलेगा, देयर इज ओनली 1 चॉकलेट आउट ऑफ 2। आपने 2 में से मुझे एक ही खिलाया। समझ में आ गया। चलिए, मुझे 90 में से 30
चीजें याद है, बहुत बढ़िया बात है। वर्ड मीनिंग आपको मान लीजिए 90 दिया गया, आपने 30 याद किया, तो बोलिए आई ओनली रिमेंबर 30 थिंग्स आउट ऑफ द 90, आउट ऑफ द 90। मैं आपको केवल 15 वर्ड मीनिंग देता हूं, लेकिन आपको 15 याद नहीं हुआ, आपको 10 ही याद हुआ, तो बोलिए कि आई ओनली रिमेंबर 10 आउट ऑफ द 15, आउट ऑफ द 15। इस प्रकार आप इंग्लिश का अभ्यास घर पे कीजिएगा, बहुत जल्द ही इंग्लिश बोलना सीख जाइएगा। तुम्हें इनमें से कितने सामान पसंद आए, हाउ मेनी आइटम्स आउट ऑफ देज डिड यू लाइक, मतलब कि तुम्हें इनमें से कितनी चीज को पसंद हुआ, तो बोलेंगे हाउ मेनी आइटम्स आउट ऑफ देज यू डिड लाइक। ठीक है, चलिए अबाउट का प्रयोग हम लोग अब सीखेंगे। ये तो हो गया ना, ये तो सबसे बेस्ट है जो डेली लाइफ में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे एग्जाम के लिए 30 दिन थे, अब केवल 7 दिन ही बचे हैं, 10 दिन ही बचे हैं, तो उसको भी बोल सकते हैं देयर इज ओनली 7 डे आउट ऑफ द 30 नियरेस्ट माई एग्जाम, या फिर इन एग्जाम, ऐसे बोल सकते हैं आप। अबाउट का मतलब होता है के बारे में या फिर बारे में। जैसे हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आई डोंट अबाउट द पीपल, मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने पूछा कि आप महात्मा गांधी के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट आर नो अबाउट द महात्मा गांधी, है ना, व्हाट आर नो अबाउट द महात्मा गांधी। आप बोल रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं या कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, तो बोल सकते हैं आई कैन नथिंग टेल अबाउट महात्मा गांधी या एम गांधी। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। चलिए, तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो, व्हाट आर यू पीपल टॉकिंग अबाउट, या फिर व्हाट आर यू डिस्कस अबाउट, तुम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हो। यह सब किसके बारे में है, हु इज दिस ऑल अबाउट, ये सब किसके बारे में आप बोल रहे हैं, हु इज दिस ऑल अबाउट, टेल ऑल अबाउट से। समझ में आ रहा है। यह लेख सचिन तेंदुलकर के बारे में है, दिस आर्टिकल इज अबाउट सचिन तेंदुलकर, ये जो लेटर है वो तुम्हारे लिए है, तो बोलिएगा दिस लेटर इज अबाउट यू, ये लेटर तुम्हारे बारे में है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि कोई बात चल रहा है ना, कहीं कुछ बात चल रहा है, वो आपके बारे में है, या कोई पर्सन है जो आपके बारे में बोल रहा है, तो बोलेंगे दोज पर्सन, ठीक है ना, टेल अबाउट यू, दोज पर्सन टेल अबाउट यू। समझ में आ रहा है। जैसे यह खाना नहीं, ये खाना नहीं होगा, यह खाना नई रेसिपी को बनाने के लिए है, या फिर ये चिकन को बनाने के लिए है, तो क्या बोलेंगे लिखेंगे दिस बुक इज ए नॉलेजेबल फुल अबाउट द चिकन रेसिपी। समझ में आ रहा है। आप निम्नलिखित तरीके से उसको बोल सकते हैं। मुझे विज्ञान के बारे में जानना है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट द साइंस, मुझे, है ना, मुझे हिस्ट्री के बारे में जानना है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट द हिस्ट्री। इसको पढ़ते हैं कैनो, लेकिन बोलते हैं नो। ठीक है, मुझे इस बारे में जानना है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस, आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस। टुवर्ड का मतलब क्या होता है, टुवर्ड का मतलब होता है की तरफ। यदि दूसरे तरफ या उस तरफ या की तरफ वर्ड आए तो उसकी जगह पे हम लोग टुवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। मैं प्रमोद के घर की तरफ जा रहा हूं, आई एम गोइंग टुवर्ड द प्रमोद हाउस, आई एम गोइंग टुवर्ड्स प्रमोद हाउस। वह चिड़िया घर की तरफ जा रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। ही इज गोइंग टुवर्ड द जू, ही वॉज गोइंग टुवर्ड द जू। अब कोई बच्चा जैसे है, कोई बच्चा जो है वो छत की ओर जा रहा है, तो बोलेंगे द चाइल्ड इज गोइंग टुवर्ड द रूफ, द चाइल्ड इज गोइंग टुवर्ड द रूफ। आ रहा है समझ में। कोई छोटा बच्चा, कल एक छोटा बच्चा था जो घर से निकला वहां से और दौड़ते रोड पर चला गया, फिर उसको हम कल पहुंचाए थे उसको, इतना ही टाइम पे, क्लास में ही क्या बात है, तो लोग पढ़ रहा था, हम जाकर उसको पहुंचा के आए। समझ में आ रहा है। तो जैसे वो बच्चा रोड पर जा रहा था, तो उसके लिए हम वर्ड क्या बोलेंगे, ए चाइल्ड इज गोइंग, या फिर ए चाइल्ड इज वॉक। जैसे आराम से चल रहा है तो ए चाइल्ड इज वॉक टुवर्ड द रोड। वो मान लीजिए किसी घर का बच्चा है, खेलते कूदते अपने निकल गया है कहीं। समझ में आ रहा है। मैच भारत की तरफ
जा रहा है, बहुत बढ़िया बात है कि मैच जो है भारत की तरफ जा रहा है, यानी कि रन ज्यादा बन रहा है भाई। तो द मैच इज गोइंग टुवर्ड द इंडिया, द मैच इज गोइंग टुवर्ड द इंडिया। सीमा दुकान की तरफ मुड़ रही है, मुड़ना का टर्न होता है सीमा इज टर्निंग टुवर्ड द शॉप, सीमा इज टर्निंग टुवर्ड द शॉप। कोई प्रॉब्लम? विथ इन का प्रयोग है, विथआउट का जो प्रयोग हम पढ़ाए थे वो हम किसके लिए पढ़ाए थे? एक विथ का पढ़ाए थे के साथ के लिए, विदाउट का प्रयोग पढ़ाए थे के बिना। एक और प्रयोग है आपका विथ इन। विथ इन का मतलब क्या होता है? समय अवधि के अंदर, यानी विथ इन ए टाइम पीरियड। जैसे मैं 1 घंटे में आया, टाइम पीरियड है कि नहीं है इसमें? तो इसमें विथ इन का प्रयोग होगा। मैं 1 घंटे में, उसने तो आने का वादा किया लेकिन 1 घंटे के साथ आने का वादा किया, 1 घंटे में यानी 1 घंटे के साथ में आने का वादा किया। तो बोलेंगे आई विल कम विथ इन एन आवर, आई विल कम विथ इन एन आवर। मैं 5 घंटे में पटना से आ जाऊंगा। आई विल कम या फिर आई विल रिटर्न विथ इन 5 आवर्स फ्रॉम पटना, 5 आवर्स फ्रॉम पटना। समझ में आ रहा है प्रीपोजिशन? चलिए, यह काम कुछ घंटों के अंदर खत्म हो जाएगा। दिस वर्क विल बी फिनिश्ड विथ इन फ्यू आवर्स। विथ इन कुछ घंटे का मतलब होता है फिर फ्यू आवर्स। दिस वर्क विल बी फिनिश्ड विथ इन ए फ्यू आवर्स। यह काम 10 घंटों में खत्म हो जाएगा। दिस वर्क विल बी फिनिश्ड विथ इन 10 आवर्स। कुछ सप्ताह, जैसे मैं बोलता हूं कि प्रीपोजिशन 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे? खत्म कर दूंगा मैं। तो आई विल फिनिश द प्रीपोजिशन विथ इन 2 डेज। समझ में आ रहा है ना? आज कल आप लोग का छुट्टी रहेगा और कल छुट्टी खत्म भी हो जाएगा, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? योर हॉलीडे इज टुमारो। योर हॉलीडे, अभी का बात कर रहे हैं, टाइम एंड टेंस की बात हम कर रहे हैं। योर हॉलीडे इज टुमारो एंड देन फिनिश विथ इन 1 डे, यानी 1 दिन में क्या हो जाएगा? खत्म भी हो जाएगा। जैसे बच्चों को समर छुट्टी मिला, 30 दिनों का छुट्टी मिला, 1 महीनों का, तो हम क्या बोलेंगे? टीचर्स आर इशू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन behalf of the student within one month's holiday। लेकिन 1 महीने में फिर वो गर्मी का मौसम कम हो गया तो टीचर लोग 8 दिन पहले ही बुला लिए। तो बोलेंगे बट, अभी यहाँ पर वर्ड लगाएंगे बट देयर इज ओनली 22 डेज इनटू आउट ऑफ 22 डेज आउट ऑफ 30 आउट ऑफ ए मंथ। समझ में आ रहा है ना? प्रीपोजिशन का पकड़ देख रहे हैं ना कितना बेस्ट एकदम। तो ये सब का प्रयोग बढ़िया से। कुछ साल में इसका इलाज संभव होगा। इट्स ए क्यूर विल बी द पॉसिबल विथ ए फ्यू ईयर्स। देन का प्रयोग किसके लिए पढ़ेंगे? देन का प्रयोग हम लोग तुलना के लिए पढ़ेंगे। देन यानी कि तुलना के लिए, तुलना का प्रयोग में हम लोग देन का प्रयोग सर पढ़ लेंगे। यूज फॉर द कंपैरिजन, यानी कि देन का प्रयोग हम लोग डिग्री के कॉम्परेटिव डिग्री में भी हम लोग पढ़ते थे। जैसे वह मुझसे बेहतर है, सी इज बेटर देन मी। राम से श्याम अच्छा है, राम इज बेटर देन श्याम। मैं तुमसे अच्छा हूं, आई एम बेटर देन यू। धोनी उससे बेहतर है, धोनी इज बेटर देन हिज, या फिर हर, या फिर वो है तो हिम भी बोल सकते हैं उसके लिए। अनुष्का शर्मा इज बेटर देन, किसी का भी नाम रख लीजिए। मेरे तुमसे ज्यादा नंबर आए हैं, यानी कंपेयर कर रहा है। जहां जहां कंपेयर होगा तहां देन वर्ड लग जाएगा। कॉम्परेटिव डिग्री में भी सिखाए हैं। आई गोट मोर मार्क्स, सॉरी यहाँ पर गेट की जगह पे गोट वर्ड यूज हुआ, आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर V2 वर्ड यूज किया गया है पास्ट इंडिफिनिट के अनुसार। आई गोट मोर मार्क्स देन यू। मेरा नंबर तुमसे अच्छा आता है, यदि मैं ऐसा बोलता हूं कि आता है, मेरा नंबर तुमसे अच्छा आता है। माई रिजल्ट गेट्स, क्योंकि ता है वो पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। माई रिजल्ट गेट्स मोर, ठीक है ना, मोर देन यू। अरे मार्क्स क्या, आप बोल तो दिए रिजल्ट, शुरू में ही तो बोल दिए रिजल्ट।
जिराफ शेर से लंबा होता है। जिराफ इज टॉलर देन ए लायन। जिराफ इज टॉलर देन ए लायन। कुत्ते से ज्यादा बिल्ली जो होती है वो क्या होती है? तेज होती है, मतलब चालाक होती है, क्योंकि वो देखते रहती है सब। कुत्ता से ज्यादा चालाक होती है बिल्ली। तो बोलेंगे ए कैट इज क्लेवर। ए कैट इज क्लेवर देन ए डॉग। मिर्ची से तीखा कुछ नहीं है, ये भी कंपेयर किया जा रहा है। नथिंग इज स्पाइसर। नथिंग इज स्पाइसर। कंपैरेटिव डिग्री की वजह से यहाँ पर ER वर्ड लग गया है। नथिंग इज स्पाइसर देन चिल्ली। देन चिल्ली नहीं बोलता है कहीं कहीं कि थोड़ा स्पाइसी बनाइएगा। हम लोग जो पटना में थे बोरिंग रोड में, तो वहाँ पर एक ब्लू मून है, जो देख रहा है वीडियो ब्लू मून में जा सकता है, ठीक है ना। तो ब्लू मून एक वहाँ पर है, मंचूरियन वगैरह बहुत बढ़िया बनाता है, बेस्ट बनाता है भाई। तो वहाँ पर हम लोग जाते थे, तो कुछ लोग बहुत वीआईपी लोग कार से उतरते थे, बाइक से आते थे, मैन फीमेल, और बोलते थे कि भैया थोड़ा स्पाइसी बनाइएगा। हम लोग सोचते थे कि स्पाइसी कुछ स्पेशल है क्या। हम लोग का इंग्लिश बहुत वीक था उस टाइम पे, समझ में आ रहा है ना। हम लोग भी एक दिन बोल दिए भैया थोड़ा स्पाइसी बनाइएगा, तीखा बना दिया समझ में आ रहा है ना। बाद में मालूम चला कि स्पाइसी का मतलब तीखा होता है, ठीक है। चलिए, और गैरेवी जो होता है बोलिएगा भैया थोड़ा विथ गैरेवी बनाइएगा, मतलब थोड़ा मसालेदार बनाइएगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो आज हम लोग ने इतना सारा प्रीपोजिशन पढ़ा। अभी भी हम लोग शायद हम लोग आउट कर सकते हैं इसको, अभी 3-4 प्रीपोजिशन और है, करवा दें? कर लीजिए, ठीक है, किसी और दिन हम लोग कर लेंगे इसको।